हेलो दोस्तों, मैं हूं हाशिम अकरम। आप देख रहे हैं डिजिटल इडियट चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के सोशल साइंस के बारे में। और सोशल साइंस में ये आज हम जो है 3 नंबर वीडियो दे रहे हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो दे चुके हैं, तो हम अभी नागरिक शास्त्र का डिस्कस कर रहे थे। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिमांड है। और अक्सर जो देखा जाता है कि मैथ और साइंस ही स्टूडेंट ज़्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन उसका एवरेज मार्किंग जो है घट जाते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को बराबर रूप से पढ़ना चाहिए और सभी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मेरा मानना है या मेरा ऐसा सिद्धांत है कि जब तक आप सोशल साइंस में एक अच्छा मजबूती से पकड़ से तैयारी नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा कि आप जो है अच्छा मार्क्स या अच्छा स्कोर नहीं ला सकते हैं। और मैट्रिक के लिए खास करके नॉलेज तो जो है वो तो साथ साथ उसके साथ साथ आपको मार्क्स भी ज़रूरी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। क्योंकि आपके पास अगर मार्क्स नहीं रहेंगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। तो इसीलिए मार्क्स भी लाना ज़रूरी है। हमारे पास तो नॉलेज होगा ही, तो उसको देखते हुए हम जो अभी सीरीज चला रहे हैं, तो इसमें जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो इसी डिस्कस के साथ साथ आपका जो है जो सामाजिक विज्ञान है वो तैयारी भी हो जाएंगे और आपके पास कुछ नॉलेज भी आ जाएगा। और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो आज हम बात करेंगे शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या 3 मुख्य अंतर है। इसके उदाहरण के साथ उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। क्योंकि आपको देखिए, एक हम बता रहे थे कि शासन संघीय, ठीक है, शासन के संघीय। संघीय का अर्थ होता है जिसमें हम लोग जानते हैं कि राज्यों हमारे देश में क्या है, राज्य है, बहुत सारे राज्य हैं, यानी 28 या 29 राज्य हैं। तो इन राज्यों के मिलावट को हम क्या कहते हैं, संघीय कहते हैं। तो हमारे देश जो है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि शासन के संघीय और एकात्मक, एकात्मक मतलब एक ही जैसा लग रहा है, स्वरूप में क्या क्या भिन्न, यानी क्या क्या मुख्य 3 जो है अंतर है। इसका मतलब हो रहा है कि संघीयों को हम लोग बोलते हैं संघात्मक, ठीक है, और एकात्मक का अर्थ होता है कि एक ही देश, ठीक है। तो हमारे यहाँ एकात्मक का मतलब कि सभी देशों सभी राज्यों का अलग अलग शक्ति है। तो ये एकात्मक नहीं है, ये संघीय है। फिर भी हमारे देश में जब भी कोई संकट आ जाते हैं, कोई आपदा आ जाते हैं, तो पूरा देश यानी सभी राज्य मिल जाते हैं। लगता है कि ये एक ही राज्य है, एक ही देश है, ठीक है। शायद क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि शासन के संघीय, संघीय का अर्थ होता है कि जहाँ कई राज्य मिलकर एक देश बने हैं। और एकात्मक का अर्थ होता है कि वो एक ही राज्य है, एक ही देश है, ठीक है। तो देखिए, हमारे यहाँ क्या है, संघात्मक सरकार है और फिर एकात्मक भी सरकार है। देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है, तो वो क्या हो जाता है, संघात्मक हो जाता है। जैसे भारत, तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्ति को विभाजन क्या क्या है, बताया गया है कि जैसे सेना में, सेना का शक्ति जो केंद्र पर होगा, विदेश की नीति जो शक्ति होंगे वो केंद्र पर होगा। तो ऐसे कुछ कुछ शक्ति जो है हम लोग राज्यों किसको दिए हैं, केंद्रों के दिए हैं। और सभी राज्यों को मिलावट करके हम लोग का संघीय शासन व्यवस्था है। अब एकात्मक सरकार देखिए, संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होते हैं, वही संपूर्ण देश का शासन चलाता है। जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, श्रीलंका, ये सब एकात्मक सरकार है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय सरकार जो होंगे वो राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकते। किसमें, संघात्मक में, संघात्मक राज्यों में। तो इसीलिए हमारे राज्य जो है, केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर आदेश जारी नहीं कर सकते, हालांकि फिर कई कई कर भी सकते हैं। तो इसीलिए हमारे देश का जो संघीय शासन व्यवस्था है वो संघात्मक है। फिर भी देखने को हम लोग को कौन सा लग रहा है, एकात्मक लग रहा है। अब जैसे एकात्मक देश जो है वो आपको हम बता दिए कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, श्रीलंका, एक सब एकात्मक देश है। उसके बाद यहाँ दूसरा नंबर पॉइंट देखेंगे, केंद्र सरकार राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन को आदेश दे सकता है। अगर एकात्मक सरकार होंगे तो उसमें क्या होगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को या स्थानीय जो सरकार होंगे या प्रशासन होंगे उसको आदेश जारी कर सकते हैं। तीन नंबर यहाँ पे देखेंगे, संविधान प्राय कठोर होता है। और जो एक संघात्मक होता है उसमें संविधान क्या होता है, कठोर होता है। केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं कर सकते, केंद्रीय सरकार जो होते हैं उसमें अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह हमारे देश में राज्य के संविधान, देश के संविधान में कुछ भी अगर परिवर्तन करना होंगे तो वो सरकार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो संसद करेंगे। और संसद चुन के जो जाते हैं सभी राज्यों से चुन के जाते हैं। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, संविधान प्राय लचीला होते हैं, केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकता है। उसमें केंद्र सरकार क्या होंगे, अपनी मर्जी से परिवर्तन वो कर सकेंगे।
अब यहाँ पे हम थर्ड नंबर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। भारत की संघीय शासन व्यवस्था यानी भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बतावे। क्योंकि हमारे देश जो है भारत, इसमें संघीय व्यवस्था जो है ये बेल्जियम में मिलती जुलती शासन व्यवस्था है, तो इसमें एक ऐसा विशेषता दिखाना होगा और एक अलग भी विशेषता भी दिखाना होगा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे, हम बात करेंगे भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता दोनों भारत और बेल्जियम की संघीय शासन व्यवस्था में गठन का तरीका एक जैसा है, यानी एक सा है। अर्थात यह सबको साथ लेकर चलने की संघात्मक सरकार है, जहां राज्यों की तुलना में केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली है। यानी यहाँ पे राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार जो होते हैं अधिक शक्तिशाली होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो अलग है, भारत की संघीय सरकार में बेल्जियम से अलग एक विशेषता, भारत में तीसरे स्तर पर बेल्जियम की भांति कोई समुदाय सरकार नहीं है। यानी बेल्जियम जो है समुदाय सरकार भी वहाँ पे है, तो यहाँ पे भारत में समुदाय सरकार नहीं है, जो अलग अलग जातियों, संस्कृति, शैक्षिक और भाषाएं हितों की रक्षा करती है। और वहाँ पे जो है अलग अलग जातियों के लिए, अलग अलग संस्कृतियों के लिए, अलग अलग शैक्षिक के लिए, अलग अलग भाषा के लिए, हित के लिए वो लोग रक्षा करते हैं। तो हमारे देश में वैसा व्यवस्था नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है कई बार आपको पूछा जाता है और इसमें क्या होते हैं कि कई प्रकार के भी ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कई प्रकार में पूछा जाता है। तो हालांकि हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत के संघीय व्यवस्था का वर्णन करें। उसके बाद इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी पूछा जाता है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायियों अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, स्पष्ट करें। उसके बाद इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर देखिए, भारत की शासन व्यवस्था संघीय है। हमारे भारत जो है इसमें शासन व्यवस्था जो है संघीय है, यानी केंद्र और राज्य दोनों का मिल के शासन चलते हैं। उसके बाद यह देखेंगे कि भारत में संविधान में भारत को राज्यों का एक परिसंघ घोषित किया गया है। ठीक है, परिसंघ का अर्थ 2 होते हैं, क्योंकि अमेरिका भी परिसंघ है ना, अमेरिका भी संघ है, उसको परिसंघ भी कहा जाता है। तो परिसंघ थोड़ा सा अलग होता है, संघ थोड़ा सा अलग होता है। इस चीज़ को हम आपको समझा देते हैं उदाहरण के हिसाब से। मान के चलिए कि ईंट समझते होंगे, जैसे मकान बनाया जाता है तो उसमें ईंटों का जोड़ के मकान बनाया जाता है। जैसे 2 ईंट है, ठीक है, तो इसके बीच जो है सीमेंट का, बाली का जो है ये किया जाता है, उसके जॉइंट किया जाता है, उसके साथ साथ और फिर ईंट को बैठाया जाता है। तो इस तरह जो बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दीवार। तो दीवार को अगर एक देश मानते हैं तो ये ईंट जो है ये सब राज्य है, तो इन राज्यों को जोड़ने के लिए सीमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो सीमेंट देकर अगर या मिट्टी देकर आप जोड़ेंगे तो इसको कोई भी हथौड़ी छेनी से अगर इसको ये करेंगे तो अलग कर सकते हैं, तो वो हो जाता है आपका परिसंघ। यानी परिसंघ जो बनते हैं तो उसमें एक समझौता के हिसाब से कई राज्य यानी मिलके बनते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, वो अगर आपका जो उसमें ये किया गया था, ठीक है, उस अगर टूट जाता है, समझौता अगर टूट जाते हैं तो वो राज्य अलग हो सकते हैं। लेकिन संघ जो होते हैं, संघ का अर्थ होता है इसके सीमेंट देकर उसको ज्वाइन किया गया है, साथ ही इसको फिनिशिंग कर दिया गया, प्लास्टर कर दिया गया है। और प्लास्टर करने के बाद अगर इसमें आप कलर कर देंगे तो कोई ईंट को देख ही नहीं पाएगा, ना देख अलग कर पाएंगे। तो उसी तरह हमारे राज्य जो है यानी संघ है, संघ का अर्थ होते हैं कि कोई भी राज्य चाहे तो भी वो अपने भारत से छोड़कर नहीं जा सकते हैं। यहाँ भारत के साथ कोई भी राज्य मिल सकते हैं। जैसे मान के चलिए नेपाल अभी एक देश है, अगर वो चाहे तो भारत के साथ आकर एक राज्यों की हिस्सेदारी लेकर कि हम एक राज्य बनेंगे और भारत का एक संघ बन जाएंगे, तो आकर बन सकते हैं, लेकिन वो फिर भारत को छोड़कर नहीं जा सकते। जैसे मान के चलिए भूटान एक अलग ये था, लेकिन वो अब हमारे देश में आ गए हैं तो वो क्या हो गए हैं, एक राज्य बन गए हैं, अब अलग नहीं बन सकते। जैसे मान के चले श्रीलंका एक देश है, अगर वो हमारे भारत के साथ मिलेंगे तो वो एक राज्यों के हिसाब से बन सकते हैं कि हम राज्य बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह को हम जो ये होता है उसको हम लोग बोलते हैं संघ। तो भारत जो है राज्यों का एक संघ है। ठीक है, ये हमारे भारत के संविधान में बताया गया है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन 2 स्तर है, यानी संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है 2 शासन है, एक राज्य यानी केंद्र तथा राज्य। हाल ही में इस व्यवस्था के अंतर्गत तीसरा स्तर
पंचायती राज तथा नगर पालिका को जोड़ा गया है। और इसी के साथ साथ अब क्या किया गया है, पंचायती राज और नगर पालिका राज को भी जोड़ा गया है। तो पंचायती राज जो होते हैं वो स्थानांतरण होते हैं, ठीक है, यानी पंचायत जो है कई राज्य के अंतर आते हैं और इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जोड़ा गया है कि अगर राज्य चाहे तो राज्यों को बेहतर करने के लिए, शासन व्यवस्था को ठीक तरह से काम करने के लिए वो त्रिचुनाव यानी त्रिस्तरीय वो कर सकते हैं, यानी पंचायती चुनाव करवा सकते हैं। तो उसमें क्या होंगे कि उसका जो है हस्तांतरण होंगे पावर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन के विभिन्न स्तरों पर, ठीक है, विधायी अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी विधायी अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का विभाजन निम्नलिखित 3 सूची के अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखेंगे 3 सूची क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, तीसरे होते हैं संपत्ति सूची। संघ सूची जो होते हैं ये आपका संघ के लिए यानी केंद्रों के लिए होते हैं और उसमें केंद्रों का बात निपटाया गया है कि केंद्रों में क्या क्या है, केंद्रों के पावर क्या क्या पावर है। तो इसमें लगभग 97 जो है अनुच्छेद यानी इसमें विषय है, ठीक है, किसमें, संघ सूची में। तो संघ सूची में क्या क्या है चीज़ को देखिए। इस सूची के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व यानी राष्ट्र का महत्व यानी देश का महत्व के विषय शामिल है आते हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार है। हम जानते हैं कि कानून जो है वो केंद्र बनाते हैं यानी संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, यानी कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास नहीं है, वो केंद्र के पास है। जिसमें और फिर जिसमें आता है प्रतीक्षा, विदेशी मामला, बैंकिंग आदि शामिल, ठीक है। जैसे नोटबंदी, अगर आपको उदाहरण के लिए अगर हम बताएं कि यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री मान के चलिए हेमंत सोरेन है झारखंड में, अगर केंद्र में नोटबंदी हो गया यानी मोदी सरकार नोटबंदी किया, तो यहाँ पे हेमंत सोरेन ये नहीं बोल पाएंगे कि हम जो नोट अभी नया नोट लाए हैं इसको हम नहीं मानेंगे, पुराना नोट ही हम चलाएंगे, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि ये जो है केंद्र के पास पावर है। फिर भी मान के चलिए कि कोई एक बजट पास किया गया है या कोई ऐसा कानून पास किया गया है जैसे उज्ज्वला, ठीक है, यानी गैस सिलेंडर आपको फ्री में देना है। अगर यहाँ पे चाहेंगे तो जो है मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन अगर चाहेंगे तो ये गैस सिलेंडर यहाँ पे वितरण नहीं करवाएंगे, तो इसको रोक सकते हैं। तो कुछ कुछ कारण ऐसे होते हैं जो मुख्यमंत्री बड़े होते हैं और कुछ कानून ऐसे होते हैं जो आपका केंद्र बड़े होते हैं। तो वही सब चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया गया है संघ सूची में कि केंद्रों के पास क्या क्या शक्ति है, कौन कौन कानून केंद्र पास कर सकते हैं। अब राज्य सूची में क्या है, इस सूची में वैसे विषयों को शामिल किया गया है जिनके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है और जिनके लिए जो है राज्य सरकार उत्तरदायी है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं, जैसे कृषि के ऊपर हो, स्वच्छता के ऊपर हो, ठीक है, शिक्षा के ऊपर हो। ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ कानून हैं जो राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। तीसरा जो है संवर्ती सूची, इसके अंतर्गत शिक्षा, वन, श्रम, हाँ, पारिवारिक कानून आदि शामिल किया गया है। और संवर्ती सूची जो होते हैं उसमें कोई ऐसे चीज़ होते हैं जो दोनों मिलके बनाते हैं, यानी राज्य भी उसमें शामिल रहते हैं और केंद्र भी उसमें शामिल रहते हैं। तो आई होप हम आशा करेंगे कि इन तीनों सूची को आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन को डील करने के बाद हम पूरा ख़त्म कर देंगे आज के लिए इस वीडियो को। 5 नंबर हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद कि स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। यानी 1992 में जो संविधान संशोधन किया गया था तो उसके पहले और उसके बाद जो है स्थानीय शासन के महत्व को अंतर स्पष्ट करने के लिए बताया गया। देखिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। कितने बार? 73वां संविधान संशोधन किया गया था। संशोधन ने स्थानीय शासन के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, यानी जिसमें मुख्य निम्नलिखित है। तो अगर आपको एग्जाम में ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपको बोलना पड़ेगा कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना होगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ठीक है, 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था। इस तरह का कुछ कुछ संविधान संशोधन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जैसे मिलेगा आप उसको नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए सोशल साइंस के ऊपर एक अच्छा सा आपको ध्यान रखना ही होगा। हम तो यही चाहेंगे कि कम से कम 1-1.5 घंटा करके अगर सोशल साइंस के ऊपर टाइम दे देंगे तो आपका जो है मैथमेटिक्स से, साइंस से भी अच्छा नंबर इसमें आ जाएगा, क्योंकि एक भाषा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 1992 के पहले स्थानीय शासन शासनीय निकायों के चुनाव
नियम नहीं होते थे। यानी 1992 के पहले कोई निकाय चुनाव जिसको कहते हैं, यानी पंचायती चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, इस तरह का शासन व्यवस्था नहीं था। लेकिन 1992 में संशोधन करने के बाद इस चीज़ को लाया गया कि हमारे देश में एक त्रिस्तरीय चुनाव होना चाहिए, जिसमें पंचायत को एक शक्ति मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें चुनाव का प्रबंधन किया गया और उसमें बाधा किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 1992 के संशोधन से पहले निर्वाचित स्वशासनीय निकायों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के पद को अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी। और उस समय क्या था, आरक्षित नहीं था, लेकिन 1920 में आरक्षित किया गया। इसमें बहुत सारे सीट को ऐसा आरक्षित किया गया। परंतु 1992 के सुधार के बाद इन जातियों के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा नंबर देखेंगे, यहाँ महिलाओं के सीटों आरक्षित नहीं थी, अब 1/3 की संख्या से आरक्षित कर दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि पंचायती चुनाव में बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ महिला ही वहाँ पे सीट में ये कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये भी 1/3 जो है अभी महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर दिया गया है। किसमें, पंचायती चुनाव में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, पहले राज्य के पंचायती और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने के लिए कोई संस्था नहीं थी। अब वहाँ अब राज्य चुनाव आयोग गठित किया गया है। यानी राज्य चुनाव आयोग के तहत से क्या किया जाएगा कि पंचायती चुनाव को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोटा मोटी हम आपको बात बोल दें। अब यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर में, 1990 के बाद भारत के केंद्र राज्यों संबंध पर प्रकाश डालें। यानी 1992 के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या संबंध हुआ, ये इसमें प्रभाव डालना है। देखिए यहाँ पे 1990 के बाद हमारे देश में एक प्रांतीय यानी क्षेत्रीय, देखिए 1990 से देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ। यानी सबसे पहले क्या होते थे कि पूरे देश में एक ही पार्टी था, मैक्सिमम पार्टी जो बड़े पार्टी वो कांग्रेस, और छोटा पार्टी जो था उसको राज्य जनता पार्टी बोलते थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आए, उसके CPM आए, कुछ ऐसे पार्टी आए। तो उन लोगों का मानना था कि केंद्रों में पार्टी है मतलब वो पूरे राज्यों में भी जीतेंगे। ठीक है, सभी राज्यों में। तो उस तरह से राज्य के ऊपर यानी राज्यों में जो प्रतिनिधि होते थे उन लोगों के ऊपर असर नहीं जमता था। तो उसमें केंद्र और राज्यों के बीच एक अच्छा खासा संबंध नहीं होते थे। लेकिन जब 1990 के दशक आए तो उसमें क्षेत्रीय पार्टी का बहुत सारे दल उभार करके आए। जैसे आपको हम उदाहरण के खातिर समझा सकते हैं, बिहार में जैसे हैं, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस का हुआ करते थे, फिर वो अपना एक दल बनाया जिसको हम लोग RJD बोलते हैं। उसी तरह ममता बनर्जी ये भी कांग्रेस में थे, लेकिन जो है वो भी एक पार्टी बनाए, तृणमूल कांग्रेस। उसी तरह झारखंड में भी एक पार्टी का निर्माण हुआ। उसी तरह आपका जो है, अगर जाएंगे हम लोग UP में जाएंगे तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का पिताजी जो है उसने भी बनाया। तो उसी तरह करके शरद पवार ने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो है पार्टी का निर्माण होने लगा एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में। तो वही दौर में केंद्रों के अब लगा कि जो है अब बहुत सारे पार्टी को क्या करना है, गठबंधन की शुरुआत करना है। जब गठबंधन बात सामने आती है तब क्या होते हैं, राज्यों के साथ जो है केंद्रों को उसमें एक संबंध बनाना पड़ता है। तो वही ये सब चीज़ है। किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसीलिए प्रमुख पार्टियों का क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। तो इस समय सरकार बनाना पड़े, इसीलिए इसमें सत्ते में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति बनी। ठीक है, तो इसे यही सब चीज़ हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग विकेंद्रीकरण सब क्या समझते हैं, विकेंद्रीकरण के लाभ बताइए। विकेंद्रीकरण क्या है? तो भारत में शासन के 3 स्तर हैं। हम आपको बोले कि एक केंद्र, एक राज्य और एक स्थानीय सरकार, जिसको हम लोग पंचायती या नगर चुनाव कर सकते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा स्थानीय सरकार को सत्ता को हस्तांतरण को विकेंद्रीकरण नाम से जानते हैं। देखिए इस चीज़ को हम एक उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं। इस चीज़ से हमारे भारत का क्या फ़ायदा है। मान के चलिए केंद्र में BJP पार्टी है, ठीक है, BJP पार्टी है। अब झारखंड में क्या है, JMM पार्टी है। कौन सा पार्टी है, JMM, ठीक है। अब मान के चलिए हम जिस गांव में है या आप जिस गांव में है वहाँ पे कांग्रेस का राजनीति चलता है, या वहाँ पे छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो अभी JMM के साथ में है, तो BJP पार्टी है, ठीक है, और झारखंड में है JMM, दोनों में कोई संबंध नहीं है।
अब तीसरा एक पार्टी ले लीजिए जिसका नाम है, मान के चलिए टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। आप जिस क्षेत्रों में हैं तब आपको समझ में आएगा। तो जहाँ केंद्रों में शासन करते हैं, अगर इस गांव में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी बीजेपी पार्टी का आदमी होंगे, यानी इस पार्टी को समर्थन करने वाले बीजेपी पार्टी को, तो उन लोगों का लगेगा कि चलो भाई हमारे पार्टी है तो हमको कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन वो जो सारा फंड या सारा पैसा ट्रांसफ़र करता है किसके माध्यम से? केंद्रों के माध्यम, राज्यों के माध्यम से। तो राज्यों में तो जेएमएम है, तो उसका शक्ति यहाँ पे हस्तांतरण हो गया जनता के पास, वो नहीं आया। और अगर यहाँ आते तो एक तरफा यहाँ पे जो है एक आदमी को, यानी एक पार्टी जो सपोर्ट करते हैं उसी का विकास हो पाता ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पे वो ऐसा नहीं होगा। अब जेएमएम यहाँ पे है तो इस यहाँ पे जो आदमी होंगे जेएमएम, उन लोगों को लगेगा कि भाई हम लोग का यहाँ पे सरकार है तो हम लोग का ही ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन नहीं, उसका जो है पावर, सब कुछ ट्रांसफ़र फंड होता है किस पर? टीएमसी पर। अब यहाँ पे क्षेत्रों में जो काम होगा वो यहाँ पे अब काम होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण। यानी एक का पावर दूसरे पर, दूसरे का पावर जो है तीसरे पर जब ट्रांसफ़र होते हैं तो इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इससे क्या होते हैं? देश को लाभ होते हैं। देश में जो जनते होते हैं, नागरिक होते हैं, तो नागरिकों के ऊपर जो है कोई एक खास कम्युनिटी का या कोई खास एक पार्टी का जो है उसमें प्रभाव कम पड़ते हैं। तो स्थानीय समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान, यानी स्थानीय जो समस्या होते हैं उसमें प्रभावी रूप से वो समाधान हो पाते हैं कि कहाँ कौन सा चीज़ लगेगा, जैसे कहाँ नदी लगेंगी, कहाँ सड़क बनाना होगा, कहाँ क्या करना होगा, वो स्थानीय नेता को पता होते हैं। और उसमें जो होते हैं, अगर त्रि चुनाव नहीं होंगे तो उसमें क्या होगा कि बैठे बैठे संसद में वो लोग बिल पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद लोकतांत्रिक आदर्शों की पूर्ति होते हैं कि हम जीते हैं तो हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप जीते हैं वहाँ पे तो आपको वहाँ लोग चाहते हैं, तो इस तरह का जो है लोकतांत्रिक एक आदर्शों का पूर्ति होता है। संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होते हैं। इसमें स्थानीय स्तर पर शासन से जनता भी क्या पाते हैं? भागीदारी उन लोगों को भी मिलते हैं, जनता को भी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन इसमें कुछ ही आपको पॉइंट बात कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक जो दल है इसमें हम कई वीडियो बनाएंगे, 1-2 वीडियो में उसको भी हम निपटने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से कौन कौन से हैं, नेता है, सक्रिय सदस्य है और उसके समर्थक या ये होते हैं। तो इस चीज़ को भी हम डील करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को कौन कौन क्वेश्चन समझ में नहीं आया और डिस्कस करना हो जरूर आप कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।